बाजार के लिए एक और शानदार दिन की शुरुआत, जहां 18,000 के पार निकलकर निफ्टी कुछ नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत और कल की तेजी को आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी। गैप से खुलने के बाद क्या होगा, एक्शन रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। कुछ बड़े लेवल्स पर बाजार की नजर है, हमारी भी नजर है, उस पर भी करनी है बातचीत। 18,000 बिल्कुल 18,000 की पूरी तैयारी स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी दिख ही रही है। बस एक ही घंटा है बाजार भी खुलने में। आइए सबसे पहले तो आज के लिए जो ट्रिगर्स हैं ये जान लेते हैं। ट्रिगर्स बहुत ही बेहतरीन है दीप। अमेरिकी बाजारों से अगर आप देखेंगे तो एक और मजबूती भरा सेशन देखने को मिला है और जहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई है। लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजार चल रहे हैं, 250 पॉइंट ऊपर वहाँ रहे हैं। SGX निफ्टी 18,000 के पार खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है और अगस्त के CPI आंकड़े जो आए हैं वो 6.7%, माफ़ कीजिएगा, महंगाई के आंकड़े बढ़कर आए हैं। ये 6.7% से बढ़कर 7% महंगाई आई है। ये महंगाई थोड़ी सी बढ़कर आई और इस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और HDFC लाइफ में आज एक बड़ी ब्लॉक डील है, जो स्टैंडर्ड लाइफ जो अबरडीन हो चुके हैं वो अपनी स्टेक बेचने के मूड में आज है। बिल्कुल, तो बड़ी ब्लॉक डील का इंतजार है। रोज ही हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स होती रहती हैं। आज HDFC लाइफ पर रहेगी नजर। रोज हम देख रहे हैं बाजार में तेजी होती रहती है। कल फिर से हुई है अच्छी तेजी, ग्लोबल तेजी हुई है। जिस लेवल पर फ्यूचर्स थे जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे, उसके हिसाब से अगर आप देखें, चौतरफा खरीदारी देखें, बढ़िया माहौल है सर। ग्लोबल 4 दिन से अमेरिका ऊपर बंद हो रहा है, हमें नहीं होना चाहिए। हाँ हम तो वैसे भी आउट परफॉर्म करेंगे। हम वैसे भी आउट परफॉर्म करें तो बढ़िया तेजी है दीप और ग्लोबल संकेत काफ़ी बेहतर हैं। अमेरिका में वैसे तो उम्मीद थी भी कि अच्छा ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर थे। उसके कंपेरिजन में 250-250 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुए हैं। नेस्डेक में भी तेजी उम्मीद से बेहतर होती है दिखी, क्योंकि मुझे याद है 65-70 पॉइंट ऊपर नेस्डेक फ्यूचर्स थे, तो उसके मुकाबले में नेस्डेक बेहतर बंद हुआ है। बाकी ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी का माहौल रहा। आप अगर रसेल 2000 देखें, S&P 500 देखें, तो लगभग सब जगह अच्छी खरीदारी होती दिखी है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों में फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास में फिर से पैसा लगा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए थोड़ा सा और हल्का हुआ है। डॉलर इंडेक्स नीचे आना ये एक और अच्छा संकेत है जो आपको अमेरिका से नजर आ रहा है, उसका भी फायदा मिला है। बॉन्ड डील्स आपके स्टेबल हैं। कच्चा तेल $1-8 ऊपर नीचे है। शायद अब वही 88-95 की रेंज, 96 नई रेंज ये हो गई। ऊपर में 95-96 उम्मीद करें कि इसके ऊपर न जाए। नीचे में 87-88 के आसपास सपोर्ट। तो स्टेबल से ग्लोबल मार्केट है और इन सब के बीच में इक्विटी में थोड़ी सी बेहतर तेजी होती दिख रही, तो वहां से संकेत हम अच्छे पड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बढ़िया संकेत जी। चलिए एक और संकेत हमारे लिए भी और आज शाम फिर अमेरिकी बाजार के लिए भी रहेगा। पहले हमारा जो है वो भी बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि ग्लोबल मूड माहौल का है। महंगाई थोड़ी बढ़कर आई है सर, 6.7 से 7.7% पर आई है और IIP डेटा भी अच्छा नहीं रहा है, तो एक फैक्टर तो है जहां पर फोकस तो करने पड़ेगा। बात सही है दीप की 7% के आसपास की महंगाई दर आई है। 6.7% से बढ़कर 6.9% का अंदाजा था, तो अंदाज से 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आना कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात है कि बढ़कर आना क्या ये बड़ी बात है, तो इसे आप कह सकते हैं हाँ वापस से बढ़ने लगी, ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो काफी लोगों का ये मानना है, अब दो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंप बन रहे हैं महंगाई को लेकर। एक वो जो ये मानकर चल रहा है कि ये पीक है और अब धीमे धीमे महंगाई यहाँ से और कम होगी। दूसरा ये कि अगर घटती हुई महंगाई में एक बार फिर से आपका महीना बढ़ता हुआ दिखा दे तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब ये कहीं न कहीं RBI की जो तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ाने की अगर कोई पॉलिसी है तो उस पर असर पड़ सकता है। सो आई थिंक इस महीने से ज़्यादा आंकड़े अगले महीने के इम्पोर्टेंट होंगे। करेक्ट है ना। अगले महीने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखिए अमेरिका में भी अमेरिका में भी महंगाई बढ़नी, हमारे यहाँ बढ़कर आई है और ऐसे में अगर RBI सॉफ्ट रहे कि हमें तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ानी है, तो फिर आपकी करेंसी को रोक पाना मुश्किल होगा। करेंसी कमजोर हो जाएगी। अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा दे और हम थोड़ा धीमे चलें, धीमे चलने में हर्ज नहीं है, फिर बढ़नी नहीं चाहिए महंगाई। सो ये इस महीने के आंकड़े की इंपॉर्टेंस अगले महीने से समझ में आएगी तब, जबकि अब 7% के ऊपर आप कभी न जाएं। ये बहुत जरूरी है। सो जो हो गया, जो नंबर आ गया वो तो ठीक है। मैं 6.9 और 7% में फर्क नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पर 7% पे ऐसा नहीं कि हाईएस्ट कॉल राइटर बैठा है 18,000 की तरह कि 18,000 का लेवल उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 6.9 और 7 एक ही है। शायद
5 बेसिस पॉइंट कम आता तो आपको थोड़ा खराब कम लगता। एटलीस्ट वो 7 का फिगर सात तो का नहीं फिगर है। हो, बाटा प्राइस होती ना वैसे 0.99 ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मतलब आप उतने पैसे दे रहे हैं। सो मेरे ख्याल से कोई खास ऐसी बहुत समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारा जो गैप है महंगाई का और ब्याज दरों का, वो दुनिया में लगभग सबसे कम एक तरह से मानकर चल सकते हैं, स्पेशली टॉप 10 इकोनॉमीज में अगर आप देखें। सो मुझे बहुत महंगाई के नंबर से चिंता नहीं है। रहा सवाल आईआईपी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है दीप, वैसे भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा को मंथली बेसिस पे तो देखना ही नहीं चाहिए। मैं अगर मेरे 15-20 साल के जर्नलिज्म के करियर में कोई एक चीज़ सीखा हूँ तो ये समझ में आया कि आईआईपी के डेटा जितने मतलब मंथली बेसिस पे इरिलेवेंट होते हैं उतना कोई और दूसरा डेटा नहीं होता। और इतने वोलेटाइल होते हैं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल काम है। सो बेहतर ये कि उसका ट्रेंड देखें। बेस इफेक्ट भी है पिछले साल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई थिंक वहां पर देखो इकोनॉमी की ग्रोथ तो है ना डेटा से ज्यादा फील से आती है। आप अपने आसपास देख लें, आप हम रोज मैनेजमेंट के इंटरव्यू करते हैं, रोज बात करते हैं, साफ समझ में आता है ग्रोथ कैसी। आप अपने आप को देख लें, आप कहाँ जा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो आई डोंट थिंक वहाँ पर अपने को कोई बहुत ज़्यादा देखने समझने की जरूरत है। आईआईपी के नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन के नंबर से मुझे कोई खास चिंता नहीं है। मेरे लिए अगला महीना इंपॉर्टेंट है। अगर अगले महीने और उसके बाद हम 7% के ऊपर नहीं जाते हैं, वी आर गुड। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो ये 7% की एक सीलिंग है, ये क्रॉस नहीं, ये नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 2 महीने लगातार आपने बढ़ाए हैं महंगाई तो फिर हम गए, फिर मुश्किल हो जाएगी। सो क्योंकि अमेरिका तो बढ़ाएगा। आज के नंबर्स अमेरिका के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे से ज्यादा अमेरिका के इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो 8% से ज्यादा आने वाली है। अरे ऐसा मत बोलो, पर घट के आएगी। थोड़ा शुभ बोलो। 8.5 से 8.1%। हाँ 8.1 नहीं, हाँ वहाँ तो अच्छी, सॉरी आप अच्छा ही बोल रहे हैं। 8.4 से 8.1 आ रहा है। हाँ तो ठीक है। और अगर 8 के नीचे आ जाए मजा ही आ जाए, क्या कहने फिर। तो वो एक फैक्टर रहेगा। 4 दिन हो गए ना तेजी का पंच, 5 दिन अमेरिका। वैसे 32,500 छू लिया, जो आप कह रहे थे अपर एंड हो सकती है, वो कल एक बार के लिए छू लिया, थोड़ा सा बंद हुआ है। 32,500 इंटरडे में छू लिया उसको। एक्चुअली नेक्स्ट लेवल निकालना चाहिए था, कल भूल गया मैं, अब आज निकालता हूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है डाउ का, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ठीक है दीप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज मेरे ख्याल से कल का सेशन मेक और ब्रेक होगा हमारे लिए, क्योंकि आज अमेरिका के आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने आंकड़ों पर ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, अमेरिका पर देखते हैं कि अमेरिका का रिएक्शन। और अमेरिका के भी आंकड़ों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके बाजारों को पड़ता है और उनके बाजारों से हमें पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए इनडायरेक्टली हमें फर्क पड़ता है। नहीं तो कौन देखे उनकी महंगाई वो जाने, है ना, हमारा क्या डायरेक्टली लेना है। लेकिन क्या करेंगे, पैसा यहाँ लगाया इस मार्केट में और वहाँ के मार्केट से हमारे मार्केट डायरेक्शन लेने की कोशिश करते हैं या देने की करते हैं, जो भी हो, इसलिए थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल सर। चलिए, कल देखेंगे, कल जो होगा आज के डेटा के बाद। बट आज का एक्शन समझाइए सर। लेवल्स की अगर बात करें तो आज 18,000 फाइनली टच करने की तैयारी में तो है, होगा भी ओपनिंग पर जिस तरह से अभी संकेत आ रहे हैं। उसके बाद क्या, फ्यूचर्स में कल 18,004 हुआ था, आज कैश में आपको 18,000 के पार निकलने पे ऐसे कुछ नहीं बदलता। ठीक है, 100 पॉइंट आप कल भी बढ़े हैं, आज भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा 100 पॉइंट उस कल के 100 पॉइंट और आज के 100 पॉइंट में क्या फर्क है। 2 बड़ा फर्क है। पहला, किसी भी बड़े लेवल के ऊपर आप ट्रेड करते तो मूड माहौल बहुत अच्छा होता है, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, पहली चीज कि आप उसको पार कर रहे हैं। और अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल नहीं होता तो 3 दिन से क्यों 17,900 टच नॉक पार करना है, लेकिन वहां से घूम के आ जाते हैं, 975 से घूम के नीचे आ जाएंगे। सो इसलिए एक तो उस लिहाज से, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरी है दीप 18,000 के लेवल की, और वो इंपॉर्टेंस है डेटा के लिहाज से। आमतौर पर आप कभी भी देखिए 18,000 के या कोई भी बड़ा लेवल है, वहाँ पर आपको पुट और कॉल में अगर नीचे जा रहे हैं और बड़ा लेवल है तो वहाँ पर पुट्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिलेंगे, कॉल्स में मिलेंगे, और वीकली सीरीज, मंथली सीरीज सब में मिलेंगे। सो आज 18,000 पार करके आप टिकते हैं और क्लोज होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे उन लोगों के ऊपर मानसिक जीत दर्ज की है जो ये मान के चल रहे कि 18,000 पार नहीं होगा, 18,000 का कॉल बेचकर खड़े रहना सेफ है। और ये वीकली सीरीज वाले भी हैं जो परसों की एक्सपायरी, और मंथली वाले भी हैं। दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे। यू गेट माई पॉइंट। सो इस लिहाज से साइकोलॉजिकल लेवल आप एक जीत दर्ज करते हैं जी। डेटा, ये सारे लोग शॉर्ट है जो 18,000 पे कॉल बेच के बैठे हैं।
अब इनको काटना है, वो 18,100 पार होने पे काटेंगे, 18,200 पे काटेंगे, 18 पार होते ही नहीं काटते, Right. थोड़े ही काटते हैं, जो डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन से ट्रेड करने वाले 5% है, 95% तो मनमर्जी से ही करते हैं। Correct. कहने के लिए भले कहते हैं कि 18,000 पार करते हैं, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन करता कौन है दीप? एग्जैक्टली है ना। 18,100 पार होगा तो 18,000 वालों को टेंशन आती है, 18,200 पार होगा तो 18,100 का कॉल राइटर टेंशन में आता है। सो जब तक वो अगला 100 पॉइंट पार ना करे ना, तब तक पीछे की टेंशन नहीं बनती। ये टेंशन बनने का भी एक लेवल है Right. कि कहाँ से आप टेंशन फील करेंगे कि मेरी पोजीशन नेगेटिव है, लॉस में जा रही है, मुझे कब काटना है, ये थॉट प्रोसेस ही तभी आएगा। सो आई थिंक 18,000 के पार होने की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है। दूसरी बात, पहली तो मनोवैज्ञानिक जीत है, दूसरा डेटा के लिहाज से, तीसरी चीज, जब तक आप 17,000 वाली रेंज में चल रहे हैं तब तक आप है ना खुल के लाइफ हाई की बात नहीं करते, एग्जैक्टली वो थोड़ा वो रहता है ना। उसका, हाँ। अब आपको खुल के लाइफ 18,000, अरे इतना ही तो है पास में, ये रहा 18,600। सो वो देखो लाइफ हाई भी एक नंबर ही है। देखो वो भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है कि आप उसको पार करें, मतलब आप टॉप पे खड़े। एब्सोल्युटली इम्पैक्ट तो है। और टॉप पे रहने का मतलब तो मजा तो आपसे ज्यादा कौन अच्छे से जानता है आप और हम सब। हाँ, बिल्कुल, हमारे दर्शक भी। सो उसका आनंद अलग ही है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से इस लिहाज से 18,000 की सिग्निफिकेंस बहुत है जी। इम्पोर्टेंट 9:15 बजे नहीं है, इम्पोर्टेंट 3:30 बजे है। ओपनिंग 18,000 के पार करके अगर आज हम 18,000 के ऊपर बंद होते हैं, बहुत बढ़िया ना। बंद 18,000 के ऊपर होना जरूरी है जी। और नहीं होते 17,900 के ऊपर भी बंद होते हैं, 17,800 के ऊपर भी बंद होते हैं, तब तक कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन 18,000 के ऊपर बंद होने पर एक और अच्छा ठप्पा लग जाता है। हाँ, करेक्ट, ठप्पा लग जाता है। क्लोजिंग भी सस्टेन कर लिया। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, आमतौर पर क्लोजिंग वाले शो में तो कहता हूँ, लेकिन आज बात निकली तो एक बार शायद हो सकता है लगे कि मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन वो कई बार नए दर्शक हर रोज जुड़ते हैं, पुरानी कई बातें हमने कही, उनको रिवीजन कई बार भूल भी जाता, रिवीजन भी करवाना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, हमारे टीचर ने जिस टीचर ने जितना ज़्यादा रिवीजन कराया वो सब्जेक्ट आज भी मजबूत है, है ना। सो कई बार क्या होता है कि क्यों ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग तो आपको सारे ट्रिगर्स पता है, जो देखकर आप ओपन कर रहे हैं, आपको अमेरिका क्या हुआ, डाउ फ्यूचर क्या है, एशिया क्या है, एफआईएस के डेटा क्या है, कल कहाँ बंद हुए, टेक्निकल लेवल्स क्या है, सब कुछ पता है। उसके बाद आज ओपन कर रहे हैं, हर चीज आपकी नॉलेज में ओपन कर रहे हैं जी। उसके बाद ओपन करने के बाद आपका जो ट्रेड है, आपके पास 3:30 बजे तक भरपूर टाइम है, जो करना है, लेना है, बेचना है, ऐसा करना है वैसा। 3:30 बजे आपके सामने अंधेरा है। कल सुबह 9:15 बजे क्या होगा किसी को नहीं पता। रात को डाउ क्या होगा, सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या होगा, एशिया कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, यूरोप कहाँ बंद होगा, कच्चा तेल क्या होगा, बॉन्ड यील्ड्स क्या होंगे, डॉलर इंडेक्स क्या होगा, एफआईएस के डेटा कैसे आएंगे, ये सारी अनिश्चितताओं के बावजूद आप जिस लेवल पर क्लोज होते हैं वो आपके नेक्स्ट डे की माइंडसेट बताते हैं। करेक्ट। तो 3:30 बजे जो आदमी ट्रेड नया ले रहा है या कैरी कर रहा है, वो कल का अंदाजा लगाता है, और कल का अंदाजा आपको फिर आपके पास वो जिगर चाहिए तेजी या मंदी की पोजीशन ले जाने का। एग्जैक्टली। और वो विजन चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 3:30 बजे की जो क्लोजिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग करना तो ओपनिंग में तो बताना, आप 10 लोगों को बिठाओ, 10 में से 8 बता देंगे यहाँ खुलेगा। एग्जैक्टली। क्लोजिंग कितना बता सकते हैं लोग, वो इंपॉर्टेंट है। वो आज इसलिए क्लोजिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और क्योंकि आप अगले एक दिन का, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का कहाँ ओपन होगा, उसको आप सही तरीके से अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग तो हो जाएगी। ओपनिंग तो हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो क्लोजिंग पर तो हमारी नजर रहेगी। थोड़ा ऊपर से एसजीएक्स निफ्टी जरूर आपको कूल ऑफ होते देखा है, 30-40 पॉइंट नीचे है, बट सेंचुरी लगा रखा हुआ है, 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ओपनिंग से ही। बताएं सर, फिर आज की क्लोजिंग पर तो नजर है, पर पहले ओपनिंग के लिए। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। निफ्टी का सपोर्ट लेवल, उससे पहले एफआईएस के डेटा बात करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम इन डेटा को विस्तार से देखें। 2050 करोड़ की कल फिर से कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी आई है, बड़े बड़े फिगर्स आ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखी है दीप कल के डेटा में, 928 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे हैं और ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में कल एफआईएस ने कर ली। अंदाज लगा कि अब 18,000 रुकने वाला है नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स 433 करोड़ के बेचे,
कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट 1600 करोड़ की खरीदारी, और जो बेचे उसमें भी ओपन इंटरेस्ट घट कर आया, यानी कि शॉर्ट ज़्यादा काटे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। सो बीच में आपने देखा भी था कि कैश में खरीदारी हो रही है लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स थोड़ा बेच रहे थे, तो ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं हेजिंग कर रहे हैं, करेक्ट, थोड़ा सामने। लेकिन अब स्टॉक फ्यूचर्स की भी मंदी काट रहे हैं, बिल्कुल। इंडेक्स में भी मंदी काट रहे हैं, और इंडेक्स में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन इसीलिए बढ़कर 22 से 25% हुई, लेकिन फिर भी बहुत कम है। 25% क्या कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। पिछली बार लाइफ हाई पर 80% होता था। Yes. अब लाइफ हाई से आप दूर कितने, 600 पॉइंट, 600 पॉइंट दूर है तो 25 पे ही रहेंगे। मतलब 50% पे तो हमें लगता है ओवरसोल्ड हो गए हैं, वापस खरीद एग्जैक्टली लेंगे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक अभी भी मार्केट एफआईएस की पोजीशन के हिसाब से हल्के हैं। ये डेटा हो गए। बाकी सेंटीमेंट ट्रेंड पॉजिटिव था, है, और अभी तो रहने वाला है। निफ्टी का सपोर्ट जोन बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, आज मैंने राउंड फिगर में दिए। कभी कभी मैं भी आप लोगों से मेहनत करवाना चाहता हूँ कि राउंड फिगर में तो क्या है, सबको इजीली याद हो जाता Exactly. है। वो एक्चुअल नंबर तभी याद होते हैं लोगों को जब वाकई में वो ध्यान से सुन रहा है। 17,890, 17,935 आज का पहला सपोर्ट जोन है, ये इस पर फोकस करना है। इसके नीचे 17,765, 17,835, ये 50 पॉइंट की रेंज है, सॉरी 50 नहीं, 35 और 35, 70 पॉइंट की रेंज है, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है अनडाउटेडली, जिस पर फोकस करना है। ऊपर 17,975, 18,050, इस रेंज में खुलकर थोड़ा टाइम पास करेंगे। 18,050 को पार करके टिके तो 18,100, 175 तक जाएंगे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर दी है उस रेंज में। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी 40,275, 40,425, 150 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट। इसके नीचे जाने की संभावना कम, नोट करके रखें। 40,075 से 40,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, 125 पॉइंट की रेंज छोड़ना नहीं, आ जाए तो आएगी भी नहीं। खरीदने के लिए 275, 425 मिल जाए तो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, बढ़िया मौका मिल रहा है। ठीक है। ऊपर में 40,750, 40,875 ये रुकावट की रेंज है, जो हम लगातार 3 दिनों से बात कर रहे हैं, और 2 दिनों से 685 का हाई बना रहा है, 40,685 का, उसके पार नहीं निकला है, लेकिन आज निकलेगा और 40,750, 875 की रेंज में जाएगा, वहाँ वक्त बिताएगा। यहाँ रुकना चाहिए, पार करके निकले तो 41,000, 41,200 तक जाने की तैयारी है। एक्चुअली 41,237 होता है अगला लेवल। राउंड फिगर नहीं करें तो 41,225 भी इसको मान सकते हैं, मतलब ये लाइफ हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, आ सकती है 41,237। बिल्कुल। तो उस लेवल पे, उसके आसपास तो मैंने 30-35 पॉइंट थोड़ा नीचे ही दे दिया, क्या है कि कर ले लोग आराम से। करेक्ट, पर एक अटेम्प्ट 41,000 का बन सकता है। 40,875 का, 41,000 थोड़ा दूर का हो जाता शायद एक आध दिन और लगाए हम, अभी टाइम लगाए। अच्छा, 40,875, 40,750, 875 की रेंज में रुकना चाहिए। एक बार वहाँ रुकेंगे, उसको पार करेंगे तो फिर नेक्स्ट लेवल है। ठीक है। दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस 17,935 पे हम बंद हुए जी, 17,925, 17,890, 835, ये 3 छोटे लेवल है, विजिबल है। इसके अलावा 800, 765 और 706 लेवल, बस लेवल थोड़े दूर दूर के निकल के आए, ये ठीक है। ऊपर में 17,975, 18,000, 2 छोटे लेवल हैं, 18,050, 18,100 मीडियम लेवल है, 18,125, 18,175, ये भी 6 लेवल है। ज़्यादा मतलब लेवल आज निकालें, इतने में काम हो जाएगा आराम से। बैंक निफ्टी बंद हुए हम 40,575 पे। पहला सपोर्ट है 40,500, 40,425, 40,375, 40,275, 200 और 40,075। दीप, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है बैंक निफ्टी में, वो 40,200 से 40,425 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। 4 बड़े सपोर्ट आ रहे हैं इस रेंज में। सो आई थिंक इसको जल्दी से तोड़ेगा नहीं। 40,200, 40,425, 250 पॉइंट की जो ये रेंज है, बहुत स्ट्रॉन्ग, पर कहीं भी आकर रुक जाता है। वो 375 पे रुके, 275 पे कहीं भी रुके, लेकिन सपोर्ट लेवल्स अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर, इस पर फोकस करना है। ठीक है। ऊपर की तरफ 40,685 2 दिनों का हाई है, उसके 10 पॉइंट नीचे 40,675 पहला रुकावट लेवल लिखा, वहां खुलना चाहिए। 40,750, 825, 875, ये है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, और इसको पार करके आगे निकले तो 41,000, 41,200 बैंक निफ्टी। डन सर। मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ये सब हो गया। पुट कॉल रेशियो 1.18 ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी ठीक है, विक्स भी ठीक है। हाँ, मौजूदा लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में इंट्राडे 17,825, जिसको छोटा रखना है 17,890 भी रख सकता है, बाकी 875 रख लीजिए, 875 या 825 जो आपको ठीक लगे वो रखिए। क्लोजिंग वाला यही रहेगा 775, इसमें बदलाव नहीं होगा। इंट्राडे में 825 या 875 आपकी इच्छा से रख लीजिए। बैंक निफ्टी
इंट्राडे 40,350, क्लोजिंग 40,175। क्लोजिंग में बदलाव नहीं होगा, यही रहेगा। ओके। इंट्राडे में 350 रखना है या आपको थोड़ा नीचे रखना है, आपकी मर्जी पर है, जो रखना चाहे। सबसे पहला 350 ही होता है, उसके पहले नहीं है। अगर आपको डीप लगाना है आप 40,175 भी लगाइए, 400 पॉइंट नीचे, आपकी मर्जी पर है। बट अदरवाइज ये स्टॉप लॉस आपका हो गया। शॉर्ट साइड पे वही कल वाले स्टॉप लॉस है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कल 18,000 दिया था, 17,975 से घूम गया, यस, नहीं हुआ ट्रिगर। नहीं हुआ। आज भी वही है। तो खुलते आज तो खुलते शायद ट्रिगर हो जाए। डे ट्रेडर्स के लिए तो होगा। क्लोजिंग 18,000 के ऊपर तो Closing। आप पोजिशनली भी काट लीजिए। ठीक है। बैंक निफ्टी 2 दिन से 40,750 दे रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस। कल भी 40,650 ही बनाया, जी। नहीं हुआ। नहीं हुआ। आज हो जाता है, डे ट्रेडर्स काट लें। क्लोजिंग अगर 40,750 के ऊपर होती है तो थैंक यू कर लीजिए। हो जाए तो काट लें। 100% काट लीजिए भाई साहब। कहीं तो काटते, 8,000 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी। नहीं काटेंगे तो कट जाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, वो ऐसा नहीं है। मतलब आप कहीं तो डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा ना। आप मतलब एक मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं वो एक फिर तो आप वैसे कि मैं सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, नहीं तो फिर तो मत झुकाओ। वैसा है। मतलब एक चीज़ और मैं बताऊँ, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में ना ईगो लगता है। मेरा ईगो हर्ट हो गया। कैसे सकता है? हाँ, मेरा स्टॉप लॉस, मैं खड़ा रहूंगा, देखता हूँ क्या हो जाए। अरे भाई छोड़ो ना, क्या देखता हूँ, क्यों अपने आप को क्या दर्द दे लड़ना है, क्यों लड़ना है, किसके लिए लड़ना है। इतने में तो जितनी देर खड़े रहते हैं ना, मैं सीरियसली बोलूँ दी, स्टॉप लॉस ट्रिगर करके लॉस की पोजीशन काट के रिवर्स कर लेना तो जल्दी से पैसे तो बन जल्दी जाएं। पैसे बन जाएंगे। कभी ये सोच के देखिए, करके देखिए। ऐसे ही नहीं कह रहा मैं आपको, कभी ऐसा करके देखिए। जितना आप लॉस में खड़े रहते हैं कि कभी तो आएगा। अगर समझो जो आपका स्टॉप लॉस ओरिजिनल आपका होना चाहिए था, जो आपने सोचा था, वो ट्रिगर कर देते, ठीक है, और वहीं पे आप रिवर्स कर लेते, तो सोचो कितना पैसा बनता, बड़ा पैसा बनता। और बाद में क्या करते हैं, इंतजार, मेरा भाव आएगा तब काटूंगा। क्या आपने इसलिए सौदा किया था कि पहले सौदा करूं, फिर बहुत लंबा चौड़ा लॉस देखूं, लॉस देखने का जब भाव आए तो थैंक यू। पार्किंग स्पेस खोल रखी है एग्जैक्टली। नहीं बिना ना? मतलब कि हाँ। तो थोड़ा सेंसिबल करिए। स्टॉप लॉस की अपनी अहमियत है जब आप ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टर अलग बात है, ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉप लॉस लेके नहीं चलेंगे, अड़ियल रहेंगे ना, फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं करना है। हाँ, चलिए। तो कहाँ थे हम? ये इंट्राडे में अगर ट्रिगर हो जाए तो मूव कर लें। नई पोजीशंस बतानी है अब आपको कि कहाँ पर आज के लिए करना है। 17,825 ये स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में करें तेजी। 975 18,000 दो छोटे टारगेट, 18,050 100 मीडियम टारगेट, 125 175 बड़े टारगेट। थैंक यू वेरी मच। बेचना है 100 से 175 की रेंज में बेचिए। 18,050 पे मूड बना सकते हैं, मूड माहौल देखकर बेचिए। फॉर एग्जांपल मूड कैसे बना रहा, अभी 18,050 पे क्या बेचना चाहिए? जवाब है ना। क्यों ना है? क्यों? पहली चीज, डाउ फ्यूचर्स अभी तक ठंडे नहीं हुए, पहला। यस। दूसरा, 18,000 के ऑप्शंस पे जो कॉल राइटिंग होकर रखी है, 71 लाख शेयर है, उनको भी तो काटने का मौका दो। बिल्कुल मिलना है ना? चाहिए। हाँ, तो वो एक बार काट ले। ये काटने की प्रोसेस में 100 125 150 तक जा सकता है, जाने दे, वहां पर फिर सोचे बेचने के लिए। और जब बेचना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 250 का होगा। ठीक है। 18,000 पार करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट डीप जो बनता है मेरा, वो 18,150 से 18,225 की रेंज में कहीं बनता है जाकर। ओके। नेक्स्ट पड़ाव वहां पर है रुकने का, 150 225। तो 150 पॉइंट खुल जाता है 18,000। हाँ, 150 इतना तो खुलना ही इतना तो चाहिए। खुलना चाहिए। 18,000 के ऊपर 150-200 पॉइंट नहीं खुले तो फिर इतना हम बात ही क्या कर रहे हैं फिर? 1% ही हुआ। हाँ, इतना मतलब 18,000 के भजन गा रहे हैं कब से बैठ के Correct। कि 18,000 पार हुआ तो 150-200 तो बढ़ो। तो हो, हाँ, और बिल्कुल इतना तो सही बनता बात है, तो मेरे ख्याल से बढ़ेगा उतना तो। सो 18,150 225 की रेंज नेक्स्ट टारगेट बनेगी कहीं कहीं वहां जाकर, वहां आपको बेचना है फिर। ओके। धीमे धीमे हल्के से टुकड़ों में, मूड माहौल को देखकर, हड़बड़ी में नहीं। ये देखो डाउ फ्यूचर बेचने ही नहीं देगा आपको, फिर से 30 पॉइंट लाल से हरे में आ रहा है। सो स्टॉप लॉस ये हो गया आपका 250, टारगेट 18,050 18,000 छोटे टारगेट, 975 935 मीडियम टारगेट, 900 850 800 तक के आगे तो आपकी किस्मत। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदिए 40,350 कल के लोस के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, 40,675 750 दो छोटे टारगेट, 825 875 मीडियम टारगेट, 41,000 और एक और लगा दो, छोटे कम दिख रहे हैं, 41,200 भी और चेप दो आगे, 41,200 अगला टारगेट बैंक निफ्टी पर। ये सारे के सारे आपके लिए। अब आइए बेचने की बात है। 40,875 41,000 की रेंज में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बेचिए, और एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो 41,000 से लेकर 41,200 की रेंज में बेचिए, वहां तक जाने दीजिए फिर बेचिए। सो आप मूड माहौल देखकर डिसाइड करिए कि आपको कहां बेचना है। तो 40,875 41,000 ये रेंज है,
स्टॉप लॉस बहुत दूर का है दीप, बहुत दूर का है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको सामने 41,250, और वो लगा सके तो ही बेची, नहीं तो मत बेची। बिल्कुल। 41,237 का लाइफ हाई क्लोजिंग है, उसके ऊपर का ही स्टॉप लॉस बनता है, उसके पहले नहीं बनता है, इसीलिए दूर का दिया है। और आपको लगता है दूर का तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। एग्जैक्टली। तो ये स्टॉप लॉस लगा के अगर शॉर्ट करते हैं हम 40,750, 700 और 575 तीन छोटे टारगेट, 500, 425, 375 मीडियम टारगेट, 275, 200 तक के फाइनल टारगेट के लिए। थैंक यू जी। ठीक है सर, और ये सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। ओनली, चलिए ओनली डन। इंडिया बुल्स हाउसिंग आ गया बैन में, तो आज 3 स्टॉक्स होंगे ban अब में। लग रहा है तेजी है, अब लग रहा है ना, जब तक स्टॉक Ban बैन list में नहीं आया बढ़े। ना थोड़े, वो लगते ही नहीं कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट। Correct। और एक्चुअली क्या अब बैन में कम भी आने लगे, उसका एक रीजन और है दीप, जितने ट्रेडर्स हैं ना ग्रेजुअली सारे ना वो ऑप्शंस की ट्रेडिंग में बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। सो स्टॉक्स में अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, और इंडेक्स का क्या है, प्रेडिक्ट करना आसान है, लॉस प्रॉफिट आप रीजनेबली गेज कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। वो बड़ा इजी होता है, और मूव इतने स्विफ्ट नहीं आते कि आपका स्टॉप लॉस अगर किसी वक्त छूट भी गया तो आप बहुत डीप लॉस में इतने चले जाएंगे। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो थोड़ा इसलिए मेरे को लगता है कि स्टॉक्स आजकल बैन में ज़्यादा आते नहीं हैं। सो अनलेस अनटिल कोई खबर हो तो बैन में आता है, अदरवाइज बैन में आते नहीं। चलो आई बुल हाउसिंग आया, ठीक है, स्पेशली आई बुल, स्पेशली नहीं डेल्टा अंबुजा देख लो, जो दोनों बैन में, करेक्ट। कुछ ना कुछ ट्रेडर्स इंटरेस्ट नहीं है। सो ठीक है, चलिए तो ठीक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर रखिए नजर, अंबुजा और डेल्टा ये तीनों आपके लिए बैन में रहेंगे। अच्छा डेटा सर, एफएनओ डेटा बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो आपको पता ही है, 18,000, 71 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं, 17,900 पर 47 लाख शेयर हैं, और 17,800 पर 25, करीबन 1.5 करोड़ शेयर ऐसे होंगे जो 17,800 के पार खुलने के बाद कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। 1.5 करोड़, कितने? 1.5 करोड़ शेयर। 1.5 करोड़ शेयर। एक्सपायरी अभी परसों है। ठीक है, तो ये तो होगा क्या कि इसके बाद अब आपके लिए 17,900, 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा आज, 18,000 के ऊपर खुलने के बाद, राइट। क्योंकि 17,900 फिर अब आपसे टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा कि 17,900 पर पुट में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दीप 58 लाख शेयरों का तेज रहा। तो आज के लिए जो मैंने पहला सपोर्ट रेंज दिया है 17,890, 17,935, इसके नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। वो साफ दिख रहा है, हाँ। साफ दिख रहा है। 17,890, 17,935, क्योंकि 17,900 पर पुट में भी तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, Right। वो बाय सपोर्ट देगा। 17,900 पे कॉल राइटर भी 47 लाख शेयर खड़ा है, उसको भी काटना है, और 17,900 आ गया तो 18,000 की कॉल राइटर को भी तो काटना है, वो भी तो बेच के बैठा, तो उसको भी तो सो आना ही नहीं है वो। सो 18,000, 17,900 खतरनाक बाय जोन बन जाएगा एक बार, आज के लिए तो बनेगा। अनलेस कि डाउ 250-300 पॉइंट अगर गिर जाए, 200 हो जाए, वो तो अपने को नहीं पता, अभी तक तो दिखता नहीं ऐसा कुछ। अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जाए, ठीक है। ऊपर में छोटी मोटी रुकावट 40-200 के आसपास की अगली टारगेट के तौर पर बनती है। बैंक निफ्टी 40-500 मेक और ब्रेक लेवल है। कल आपको याद होगा दीप 2:30 बजे जब हम डेटा एनालिसिस करे तो मैं बोला बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बने बैंक निफ्टी के, 40-500 पर ही दोनों ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में, करेक्ट। और आप देखिए लगभग पूरा समय 40-500 के ऊपर कल बाजार ने निकाला है, और भी 575 पे हुए। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये जो बैंक निफ्टी में कॉल राइटर है या जो मंदी की पोजीशन, क्या किसका इंतजार कर रहे हैं, कब काटेंगे और क्यों काटेंगे और कैसे करें। 40-500 पर 22 लाख शेयर पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 40-500 पर कॉल राइटर्स 24 लाख शेयर हाईएस्ट है। आज आप उसके ऊपर खुल रहे हैं, ठीक है। एक ही इश्यू की पोजीशन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होती तो मज़े ही आ जाता। अभी भी है 50-60 लाख शेयर कॉल राइटर्स आज ट्रैप होंगे, और 40-500 के ऊपर आज रहने वाली हैं। सो अब क्या हो गया दीप, 40-300 से 40-500 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, जैसा मैं निफ्टी की बात कर रहा था 17,900 18,000 गैप से खुलने के बाद, वैसे आज ऊपर खुलने के बाद आज आप 685 के ऊपर खुलेंगे, राइट, बैंक निफ्टी में, यानी कि 125 पॉइंट ऊपर खुलेंगे बैंक निफ्टी में। कल 2 दिन का हाई आपका 685 है, 40-650। अच्छा मैं ना ये शुरुआत के 2 डिजिट छोड़ देता हूँ, बहुत बोलने में टाइम लगता है। 40,685 तो रोज आप देखते हो तो समझ जाएगा रोज 40,000 है, और जब तक कि वो 40-39 ऐसा रेंज बदले नहीं ना 1000 पॉइंट की, तब तक 3 डिजिट पे फोकस करो पीछे। तो 40,685 के ऊपर आप खुलेंगे जी, 40,300 40,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा आपका, और ये डेटा सपोर्ट कर रहा है। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 40,700 के आसपास है, उसके बाद 41,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकता है। डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के मजबूत है, निफ्टी के ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ज़्यादा अच्छी हुई। हाँ करेक्ट, बैंक निफ्टी 40-500 के ऊपर बंद होकर आज फिर से ड्राइविंग सीट पे आ सकता है।
और निफ्टी तो आज 18,000 के पार बनाएगा। चलिए, कल तो सेंचुरी लगाई थी, आज भी SGX निफ्टी सेंचुरी लगा रहा है। अब इंतजार है 18,000 का। स्क्रीन पर डेज हाई पर आ गया SGX निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स भी 30 अंक ऊपर दिख रहा है आपको। आइए स्टॉक्स की बात करते हैं, कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं, ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, और ऑफ कोर्स आज की ब्रोकरेजेस यहाँ पर भी है फोकस। अरमान, नुपुर और आशीष है हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स खबरें आज की। जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बजाज फिनसर्व पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें स्टॉक स्प्लिट भी है और बोनस भी है। इस तरीके से कि अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं जो 5 की फेस वैल्यू वाले हैं, वो पहले स्टॉक स्प्लिट होगा तो वो बढ़ के हो जाएंगे 50 शेयर 1 की फेस वैल्यू वाले, और फिर एक बोनस इशू है 1 पर 1 का, तो टोटल हो जाएंगे 100 शेयर 1 की फेस वैल्यू वाले। मतलब अगर आपके पास पहले 10 शेयर थे 5 की फेस वैल्यू वाले, तो अब आपके पास हो जाएंगे 100 शेयर 1 की फेस वैल्यू वाले। उसी के साथ साथ इसी के चलते आप जो F&O कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पर भी इसमें चेंज होते हुए दिखेंगे। HDFC लाइफ पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि HDFC लाइफ में एक ब्लॉक डील संभव है, और ये 564 से अगर आप देखेंगे 578.6 के आसपास का जो भाव है वहां पर ये ब्लॉक डील संभव है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव अगर देखेंगे तो वहां से लगभग आपको 1 से लगभग 3.5% के डिस्काउंट पर होती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ जो एबरडीन PLC है वो ब्लॉक डील में ये माना जा रहा है कि 2% जो हिस्सा है वो बेच सकती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल शाम जो QIP लॉन्च किया है उसमें अगर आप देखेंगे तो 21.93 के भाव पर जो फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया है, और अगर आप देखेंगे तो वो 16% अगर आप मौजूदा भाव है वहां से डिस्काउंट पर है। और 15 सितंबर को मर्जर और प्लेसमेंट कमेटी की बैठक होगी। थायरोकेयर पर ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट्स है कि जनरल अटलांटिक और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो हैं वो कम से लगभग जो है $25 करोड़ लगभग 2,000 करोड़ का जो है वो API होल्डिंग्स में निवेश कर सकते हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें लगभग 53.3 करोड़ का जो है वो डिसबर्समेंट को मंजूरी मिली है। इसी के साथ साथ 16 कंपनियों में अगर आप PLI की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो PLI स्कीम के तहत जो मोबाइल निर्माण के लिए किया था आवेदन, और इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 16 कंपनियों में पहली कंपनी है जिसके डिसबर्समेंट को मंजूरी मिली है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें। डिक्सन टेक भी आज फोकस में रहेगा, बड़ी ब्लॉक डील भी होने वाली है। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो अगस्त का टोल डेटा आया है उससे IRB इन्वेट और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर आज फोकस में रहने वाला है। पिछले साल और पिछले महीने के मुकाबले ये डेटा बढ़कर आया, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। DB कॉर्प आज फोकस में, क्योंकि जो प्रमोटर है उन्होंने 3 लाख शेयर्स खरीदे 8 और 9 सितंबर को। ये ओपन मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ था और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है प्रमोटर ने। उत्तम शुगर मिल्स, वहाँ पे जो प्रमोटर है उन्होंने करीबन 1.5 लाख शेयर्स फिलहाल बेच दिए। 6 से 8 सितंबर के बीच ये ट्रांजैक्शन हुआ था और अब उनकी हिस्सेदारी कम होकर 0.76% रह गई है। किम्स भी आज फोकस में, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 20 लाख शेयर्स 1250 के भाव पर खरीदे हैं। मुथूट कैपिटल, वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि FII होल्डिंग जो है वहाँ पे उन्होंने कुछ 5 लाख शेयर्स बेच दिए 196 के भाव पे, और जो PNB पैरेबल्स है उन्होंने करीबन 3 लाख शेयर्स खरीदे 196 पर। किरी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी LGOF ग्लोबल ने 15,000 शेयर्स बेचे। उनकी जो हिस्सेदारी थी 5.17 वो कम होकर 5.15 रह गई, और ये 12 सितंबर को ओपन मार्केट के थ्रू हिस्सेदारी बेची थी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और जो सौदे हुए हैं और खबरें वाले शेयर्स। आइए, ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं आज की, जानते हैं इनके बारे में FIR में। मॉर्निंग आशीष, आज का जो सेक्टर इन फोकस रहेगा, बड़ी ब्लॉक डील तो है इंश्योरेंस में, कई रिपोर्ट्स भी हैं आपके पास, बताएं इनके बारे में। दीपांशु, बिल्कुल पूरे इंश्योरेंस पैक जो आज फोकस में रहेगा। JP मॉर्गन की तरफ से बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर कवरेज आई है। सबसे पहले HDFC लाइफ, स्वाभाविक है, यहीं से शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ओवर वेट पर अब ये राय दे रहे हैं, यानी पहले न्यूट्रल की राय देते थे, अब ओवरवेट की राय दे रहे हैं, रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। लक्ष्य भी देखिए काफी अच्छी तरीके से बढ़ा है, 570 पहले इनका व्यू था, अब 680 का दे रहे हैं, 580 के करीब की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि इन्होंने VNB एस्टिमेट्स में भी देखे तो करीब 6% की बढ़ोतरी की है, और आगे जाके अच्छी CAGR की ग्रोथ का भी जो है अनुमान लगाकर चल रहे हैं। अच्छा पेरेंटेज है, ग्रोथ अच्छी है, तो पूरा भरोसा बना हुआ है। तो रेटिंग को भी अपग्रेड किया है, साथ में अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस भी 570 से बढ़ाकर 680 कर दिया है। SBI लाइफ, यहाँ पर JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1570 से बढ़ाकर 1600 कर दिया, 1306 की क्लोजिंग है। ICICI प्रूडेंशियल, यहाँ पर देखिए JP मॉर्गन ने डाउनग्रेड कर दिया, यहाँ पर उल्टा किया है, ओवरवेट पहले राय थी, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, और जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा बढ़ा है, 640 से बढ़ाकर 650 कर दिया है। ICICI लोम्बार्ड पर तो JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 1200 से बढ़ाकर 1300 कर दिया, हालांकि 1240 की क्लोजिंग है। LIC पर
ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य 860 से घटाकर 840, 652 की क्लोजिंग है। जीआईसी पर देखिए तो जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 115 से बढ़ाकर 140, 126 की क्लोजिंग है। और न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 72 से बढ़ाकर 84 कर दिया है, हालांकि 94 की जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। बल डील के अलावा भी आपके पास कई रिपोर्ट्स हैं इन काउंटर्स पर। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, डायग्नोस्टिक स्पेस पर भी खास नजर रखनी होगी। आज क्रेडिट स्विस की तरफ से बहुत ही एलैबोरेटेड रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कह रहे हैं कि आगे जाकर इस इंडस्ट्री में कंपटीशन लगातार इतना बढ़ता जा रहा है कि मार्जिन्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। एंट्री बैरियर्स तो ना के बराबर हैं। इसके चलते इन्होंने डॉक्टर लाल पर देखे तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और टारगेट देखे 2496 की कल की क्लोजिंग है, सिर्फ 1400 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट मार्जिन प्रेशर आगे जाकर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बेरिश हैं। वहीं जो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, यहाँ पर भी देखिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 1500 रुपये की क्लोजिंग है, 1165 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। एमएनएम पर देखिए सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1567 रुपये के लक्ष्य के लिए 1297 की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि एक्सयूवी 400 का जो वर्जन लॉन्च हुआ है उससे नेक्सॉन ईवी को काफ़ी बढ़िया कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। वहीं सिटी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, 1420 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। कह रहे कि एक्सयूवी 300 हुई, स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुआ है, साथ में देखें तो थार है और जो नई एक्सयूवी 400 लॉन्च की है, इससे इनकी सेगमेंट में पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। टाटा मोटर्स यहाँ पर मैक्वारीन आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 491 की क्लोजिंग है, 503 रुपये का क्लोजिंग टारगेट ये दे रहे हैं। और मान रहे कि जो ईवी वर्जन है लॉन्च होने वाला है, सबसे छोटी गाड़ी इनकी टाटा टियागो, तो यहाँ पर देखना होगा कि कैसा ट्रैक्शन देखने को मिले। बाकी लीडरशिप जो है इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल्स में, 4 व्हीलर में इनकी बरकरार देखने को मिली। आउटलुक बढ़िया लग रहा है, मार्जिन सुधरते हुए नजर आएंगे, तो टाटा मोटर्स पर भरोसा बना हुआ है। एसबीआई पर अंत में एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 630 से बढ़ाकर 680 कर दिया। तो ढेरों रिपोर्ट्स हैं आज के लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। इंश्योरेंस पैक के अलावा भी कई सारे सेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर लाल ये फोकस में रहेगा, बड़ा टारगेट कट आपके लिए यहां पर आते हुए दिखाए। आइए फिर वक्त है इन सभी स्टॉक्स पर चर्चा करने का और साथ ही हमारे एक्सपर्ट से उनकी कॉल्स भी लेने का। करते हैं सबका स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत कीजिए, बताएं सर क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदेंगे अपना जो ओरिजिनल हम बोलते थे ना किसी जमाने में, गोदरेज। अनिल जी गोदरेज एग्रोवेट, और इस स्टॉक को अनिल जी 518 से लेकर 525 के बीच में मैंने और कुणाल जी ने 2 बार 10 की कमाई में रिकमेंड किया था। कल चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। बेहतरीन कंपनी अनिल जी, एक तो टेक्निकली ब्रेकआउट है और छोटा सा अगर देखो तो मार्केट कैप 10,000 करोड़ की, सेल्स 8800 करोड़ की, प्रमोटर का स्टेक 73% है। प्रमोटर एक स्टेक बढ़ा रहा है, एलआईसी स्टेक बढ़ा रहा है, निप्पॉन म्यूचुअल फंड स्टेक बढ़ा रहा है और ये स्टॉक 600 की तरफ जा रहा है। तो 530 का स्टॉप लॉस लगाना है, 590 से लेकर 600 रुपए के लिए टारगेट के लिए गोदरेज एग्रोवेट है मेरा पिक ऑफ द डे। फंडामेंटल रिसर्च करने की कोई खास वजह बंसल जी? बहुत फ्री थे कल आप। नहीं अनिल जी देखिए, कल आपने काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया और ऐसी अनिल जी गुगली आपने करी कि जिस पर मतलब कि सारे जो टॉप के 10 बैट्समैन होंगे ना, सब एक साथ आउट हो गए जब आपने बोला कि मतलब कि लास्ट वेंचर है। पीवीआर पे रिसर्च जो है ना लास्ट वेंचर करते हैं, तो थोड़ा सा अनिल जी अपनी इमेज इंप्रूव कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल में अपने आपको डाल रहा हूँ फंडामेंटल शेयर करके। आपने इम्प्रेस कर दिया सर, आप एक ही दिन में सफल हुए, बधाई। बिल्कुल, देखो हमने नोटिस भी कर लिया, ऐसा थोड़ी वही वाली नोटिस की, हमने अच्छी बात भी नोटिस करते हैं, ऐसा थोड़ी। भाई देखो वो भी अच्छी थी, वो भी हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी आसानी से करना। तो बंसल जी देखो सबसे मेन चीज क्या है, जो बंसल जी की भावना है सुधार की, कि अगर लगता है सुधार करना है तो सुधार की भावना वो इम्पोर्टेंट है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या खरीदेंगे आप? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आप सुधार की बात कर रहे थे अनिल जी, कुछ चीज़ों में सुधार मुमकिन नहीं है और आज का मेरा पिक ऑफ द डे इसी से जुड़ा हुआ है। तो अनिल जी कल हमने चर्चा की थी, मैंने और राकेश जी ने रैडिको खैतान की और मैंने कहा था कि स्वतंत्र प्रभार है इसका बंसल जी के पास। तो आज भी अनिल जी जिस क्षेत्र की एक कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका स्वतंत्र प्रभार हमारे बंसल जी के पास है। खरीदारी की राय है मैकडॉवेल्स पर, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। चार्ट पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा है।
मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार फिर से 900 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की मेरी राय है। स्टॉप लॉस रख लें 831 रुपए पर, 831 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 860 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 872 का, तो 860 872 के टारगेट के लिए मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी कराए। परफेक्ट। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। मैकडॉवेल हमारी स्पेशल 25 लिस्ट में शामिल होता हुआ कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। कोई करे ना करे करे, जो करते कंज्यूम वो जानते हैं कि कितना कंजम्पशन बूम आ रहा है Exactly. इस फेस में अनडाउटेडली। आइए अविनाश जी से करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो स्टॉक मुझे पसंद है वो बैंकिंग सेक्टर का पीएसयू का दिग्गज स्टॉक है और स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ हमको दिख रहा है, करीबन 14-15% लेटेस्ट जो आरबीआई का रिपोर्ट आया है, इससे ये बात क्लियर है कि कॉर्पोरेट कैपेक्स में बहुत स्ट्रांग बढ़ोतरी आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। ऑलरेडी बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से नीचे लाई है, लोन बुक ग्रोथ भी काफ़ी तगड़ा है। सबसे बड़ी बात उनकी जो सब्सिडरीज है, जैसे इंश्योरेंस की बात करें, एएमसी की बात करें, कार्ड बिजनेस की बात करें, तो सारे बिजनेसेस बहुत ही दमदार तरीके से अभी इस साल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कोर बिजनेस भी डेफिनेटली अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, प्लस सब्सिडरीज अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे 610-620 का एक टारगेट प्राइस अगले 6 से 8 महीने में कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, तो इसको डेफिनेटली खरीद लीजिए। मुझे लग रहा है बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर होगा जो पूरी तरह से मार्केट को भी आउट परफॉर्म करने में काफ़ी मदद करेगा। तो ये है राय आपके लिए एसबीआई में खरीदारी करने की। बता दूं आपको कि एसबीआई पर एक बड़ी दमदार रिपोर्ट आ जाई है और वो रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की तरफ से। टारगेट उन्होंने 630 से बढ़ाकर 680 किया है। बड़े टारगेट अपग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी के पास जाता हूं, कुणाल जी भी सोचेंगे अभी मेरा कौन सा काम है, अभी तो मैंने पिक दे दिया, अभी मैं शांति से तो बैठूं थोड़ी देर। ऐसा हम करने नहीं देंगे। कुणाल जी चार्ट्स बताइए एसबीआई के आज के लिए ऊपर के टारगेट्स क्या हैं? अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत ज़बरदस्त है एसबीआई का। अनिल जी बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। लगातार ये पूरे बैंकिंग स्पेस की अगुवाई कर रहा है और मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की भी राय हाल में दी थी। तो बिल्कुल अनिल जी बने रहने की राय है। पहला जो टारगेट चार्ट पर नज़र आता है, अगर आप इसको फिबोनाची का इस्तेमाल करके टारगेट निकालें तो वो 575 का पहला टारगेट है। और उसके बाद मुझे लगता है अनिल जी 600 भी जाएगा एसबीआई। तो जिनके पास है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहे। ओके, तो बने रहें, बिल्कुल भी डगमगाए ना, हड़बड़ी ना करें, ये है आपके लिए राय। आइए मुलाकात करते हैं सिमी जी से। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने कल क्लोजिंग सेशन में खरीदारी का सलाह दिया था, तो उसी में आज मेंटेन करेंगे खरीदारी का सलाह। करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 1490 का पहला टारगेट, 1510 का दूसरा टारगेट, 1530 का तीसरा टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1435 से नीचे। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। कल सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स मजबूत है। कल सिमी जी की रिकमेंडेशन भी थी, वागले साहब की भी थी, यहां पर खरीदारी करने की राय। आइए किरण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। बाय करके चलना चाहिए कैश स्टॉक एक्सचेंजिंग। 85.65 का क्लोज है, 82 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 94 के लेवल्स आज कल में देखने को मिल जाने चाहिए। ये एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन वही ना? यस वही। ओके, 85 हाफ वाला स्टॉक है, यहां पर खरीदारी करने की राय। और एक बार टारगेट फिर से बताएं सर। 82 का स्टॉप लॉस, 94 का टारगेट। 82 स्टॉप लॉस, 94 टारगेट, ये है खरीदारी करने की राय। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस यहाँ पर रखनी है नज़र। इंश्योरेंस पर पूरा फोकस है। रिपोर्ट्स तो हमने कई पकड़ी हैं, बट जो एचडीएफसी लाइफ पर आज प्रमोटर एबरडीन, पहले स्टैंडर्ड लाइफ इसका नाम था, वो 2% की हिस्सेदारी बेच सकता है। 2500 करोड़ में ये सौदा होने वाला है। अविनाश जी कोई राय सर एचडीएफसी लाइफ पर? पिछले कुछ दिनों में एक्शन जरूर आया, बट अदरवाइज थोड़ा लॉन्ग टर्म देखेंगे तो स्टॉक ने उतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जितना इंश्योरेंस स्पेस पर एक्साइटमेंट रहता है। अब ऑलमोस्ट पूरा ओवरहैंग चला जाएगा, सिर्फ 1-1.5% की हिस्सेदारी बचेगी स्टैंडर्ड लाइफ या एबरडीन की। कैसे देखना है सर आज के डेवलपमेंट को, और लोअर लेवल्स में मिले तो क्या करना चाहिए? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए ओएफएस होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी स्टॉक में देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ये वीकनेस में स्टॉक खरीदना चाहिए अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। मुझे लग रहा है कि जो भी ओवरहैंग था वो अभी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात
पोस्ट नॉर्मल अभी कोविड के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी से हमने बात की है, क्लियरली डिसबर्समेंट्स बढ़े हैं, ओवरऑल जो कस्टमर एक्विजिशन है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े, और ये आने वाला साल दैट इज FY23 पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक काफ़ी समय तक एक रेंज में था, उसमें कोई ना कोई एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे आगे मुझे लग रहा है कि अच्छी रीरेटिंग स्टॉक में पॉसिबल लगेगी। तो डेफिनेटली अगर वीक खुलता है OFS के कारण, तो इसमें खरीदने का मौका इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ, इस पर रखिएगा नज़र। टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड इसमें हमने थोड़ी खरीदारी ज़रूर आते हुए देखी थी, बट स्टॉक रेडार पर रहेगा। एक बार किरण जी से इस पर राय भी ले लें। किरण जी, चार्ट्स पर जरा देखें, करंट लेवल से 1 से 3% के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील हो सकती है। क्या राय है सर, अगर लोअर लेवल्स पर HDFC देखें, चार्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए, सपोर्ट जोन जो है वो 564 के आसपास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिली, तो 564 के आसपास आपको बाय करने की सलाह है। अगर नीचे खुलता है, आपका स्टॉप लॉस 558 का क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली वापस एक बार 588 590 के लेवल्स टेस्ट हो गए, जो कि बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। ये एक बार निकल जाए तो एक नया दौर स्टॉक में चालू हो जाएगा। तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ। एक और स्टॉक फोकस में रहेगा और वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिमी जी जरा इसका चार्ट देखें। कल शाम QIP लॉन्च किया, 25 रुपए की क्लोजिंग थी कल, करीब 16% के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस है 22 रुपए के नीचे। जरा चार्ट देखें, कल तो ऑफकोर्स एक बड़ा स्पाइक दिखा था, बट वैसे चार्ट्स क्या कह रही है सिमी जी? चार्ट्स तो दीपांशु काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जिसमें करीब जून के एंड पर इसमें बॉटम बनाया था 13 साढ़े 13 के आसपास। अभी स्टॉक 25 के आसपास है, और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों पैरामीटर से मुझे लगता है कि स्टॉक एकदम बहुत ही अच्छा मोमेंटम पकड़ चुका है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करने के लिए कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म करेगा। 23 या 22.5 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं होल्ड करने का सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि इस रैली में स्टॉक कहीं ना कहीं जाके 30-31 के आसपास जाके सेटल करने वाला है। तो 23 22.5 किसी के भी नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करे और प्रीवियस पोजीशन होल्ड करे। इनफैक्ट छोटा मोटा कोई करेक्शन करंट लेवल पर मिलता है तो वहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने का भी सलाह होगा। काफी शानदार चार्ट है। ओके, तो नजर रखिएगा। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और क्या रहा है इस पर? उज्जीवन फाइनेंशियल पर भी अगर कोई व्यू हो आपका तो? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो मर्जर है ये डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अच्छी वैल्यू शेयर होल्डर्स को देगा, लेकिन अभी जो OFS हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, इससे मुझे लग रहा है कि निवेशकों को इमीडिएटली कोई शॉर्ट टर्म में अपसाइड आएगी नहीं, क्योंकि डाइल्यूशन का जो डिस्काउंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मेरे ख्याल से फ्रेश निवेश के बारे में हम सोच सकते हैं। बट यस, अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये इशू होने के बाद थोड़ी सी खरीदारी आप कर सकते हो, बट नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए। ओके, तो थोड़ा लंबा नजरिया रखना पड़ेगा तो आपको एक्शन इस पर दिख सकता है। देखते हैं कैसा रहेगा ये काउंटर भी आज ट्रेड के लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी रखनी है नजर। माइटी से डिसबर्समेंट मिल गया है, करीब 53 करोड़ रुपए का PLI स्कीम के तहत इनकी एक सब्सिडरी को ये डिसबर्समेंट मिला है। कुणाल जी, डिक्सन टेक कल 4500 के थोड़ा नीचे बंद हुआ था, चार्ट्स क्या कहते हैं सर इसकी? देखिए, एक बहुत अच्छा रनअप दीपांशु हमने इस स्टॉक में देखा है। लगभग आप देखिए 3200-3300 के लेवल से हमने एक स्ट्रेट रन देखा है, और मुझे लगता है कि 4600 के आसपास इस स्टॉक के लिए एक बड़ा स्टिफ और पुराना रेजिस्टेंस है, जिसको पार करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मेरी राय में इन स्तरों पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जिनके पास पहले की पोजीशन है, एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। 4600 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेने की मेरी राय। ये है आपके लिए डिक्सन टेक में 4600 के आसपास करें मुनाफा वसूली, ये राय आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और वागले साहब भी है हमारे साथ तैयार। सर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा नवीन फ्लोराइन, जिसको बाय करके चले। ये शायद एक 2 से 3 दिन का व्यू है, क्योंकि कल अच्छी खासी मूव आई है, तो आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, आपको शायद थोड़ा सा करेक्टिव मूव पे भी मिल सकता है। 4675 का बंद है, आपका 4590 4590 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका टारगेट मुझे लगता है 4950 से 5000 तक के स्टॉक अगले 3 से 4 दिनों में, या मे बी 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस में जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए
नवीन फ्लोरिन, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। अच्छा एक्शन में ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख सकता है। एक्शन में आने वाले हैं आपके डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, और दो स्टॉक्स इन पर्टिकुलर फोकस में रहने वाले हैं। दोनों पर अविनाश जी की व्यू लेंगे और फिर चार्ट्स पर भी बात करेंगे। अविनाश जी, पहले तो डॉक्टर लाल पर राय दें सर। 40% का टारगेट कट क्रेडिट स्विस से आया है, 2500 का स्टॉक, 1400 का टारगेट वो यहाँ पर देख रहे हैं। मेट्रोपोलिस पर भी उन्होंने टारगेट काटा है, कह रहे हैं कि कोविड के बाद और कंपटीशन बढ़ने से ऑलरेडी परेशानी होगी, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन उन्हें दिख रहा है और आगे भी 3 से 4% का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन और इन्हें दिख रहा है। राय शेयर करते हैं सर आप, जो डायग्नोस्टिक्स पर इतना नेगेटिव व्यू आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, डायग्नोस्टिक कंपनीज में इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अभी भी जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है वो करीबन 50% की तरफ है। तो मार्केट जगह ग्रोथ के लिए काफ़ी है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट हमने सुना है कि अभी नॉट ओनली टाटास बट लुपिन ने भी यहाँ पे एंट्री की है, अडानी ग्रुप भी प्लान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसी घबराहट है कि मार्जिन प्रेशर सिग्निफिकेंटली होगा आने वाले कम से कम साल 2 सालों के लिए, और प्योरली वॉल्यूम ग्रोथ से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी लग रहा है कि डॉक्टर लालपात हो या थायरोकेयर हो, मेट्रोपोलिस हो, ये सारे स्टॉक्स में अभी जो प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकने की गुंजाइश है, क्योंकि अगर मार्जिन प्रेशर आता है तो इनके कामकाजी मुनाफे और प्रॉफिट्स पे प्रेशर आएगा। तो इनसे दूर रहिए। मेरे ख्याल से खरीदने के मौके दूसरे सेक्टर्स में आपको मिलेंगे, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो शायद टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन मार्जिन डेफिनेटली दबाव में आ सकते हैं। तो मार्जिन्स डेफिनेटली दबाव में आने वाले हैं, तो वो व्यू तो अविनाश जी भी शेयर करते हैं। डॉक्टर लाल, बंसल जी जरा चार्ट्स देखें, बड़ा टारगेट कट आया है, बट फिलहाल टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं इसके लिए? दीपांशु, यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब में देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल इसका एक क्रिटिकल सपोर्ट है दीपांशु 2430, 2420, 2420, 2430 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। तो जिनके पास भी अगर सपोर्ट टूट जाता है और ट्रेडिंग के नजरिए से लिया हुआ है, तब निकलने की राय होगी। तो एज ऑफ नॉट 2420, 2430 के सपोर्ट वाले लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। तो ये है आपके लिए डॉक्टर लाल। देखते हैं इस पर और मेट्रोपोलिस पर आपको कैसा एक्शन आज आते हुए दिखेगा। एक्शन थायरोकेयर में भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर खबर आ रही है रिपोर्ट्स मुताबिक कि जनरल अटलांटिक कैनेडियन पेंशन फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इनकी जो फार्म इजी की पेरेंट है एपीआई होल्डिंग्स, उसमें $250 मिलियन का निवेश कर सकते हैं, $25 करोड़ का निवेश करने की तैयारी में। तो एक तरफ टारगेट कट्स हो रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े फंड्स निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। थायरोकेयर, सिमी जी इसका चार्ट जरा देखें, कल थोड़ा पॉजिटिव था ये काउंटर। बहुत अच्छा चार्ट है दीपांशु। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है। 750 770 का मिनिमम टारगेट होगा जो मैं देख रही हूँ, बहुत जल्दी आ सकता है। 770 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक में 800 840 तक भी जा सकता है। ये स्टॉक लोअर लेवल से एकदम कंसोलिडेशन खत्म करके 2-3 दिन पहले इसमें ब्रेकआउट आया था और उसके बाद ये सस्टेन भी कर रहा है ऊपरी लेवल पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 715 के आसपास कल का क्लोजिंग आई थी, 680 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और होल्ड करने का सलाह होगा 750, 770, 800, 840। ये 4 टारगेट्स है जो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अचीव करने वाला है स्टॉक। तो ये है आपके लिए थायरोकेयर पर राय। आइए, सुमित जी भी है हमारे साथ तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे टाटा कंज्यूमर को सिलेक्ट करना चाहिए। टाटा कंज्यूमर में एक अच्छी तेजी के बाद 4-5 दिनों का रिट्रेसमेंट करेक्शन देखने को मिला है और अब यहां से वापस से टाटा कंज्यूमर ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। टाटा कंज्यूमर 820, 825 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर जो इसका सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर वो 810 रुपए का है, तो 810 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं 840 रुपए से लेके 850 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे। सबकी आ गई, बंसल जी, कुणाल जी, अविनाश जी, सिमित जी, क्यूएन जी, वागले जी, सुमित जी, साथ के साथ पिक्स हमारे साथ तैयार है। तो बस अब शुरुआत करते हैं फिर फर्स्ट एड की हेडलाइंस के साथ।